आज पढ़ना है एलिगेशन, ठीक है। इसका हिंदी में भी नाम एलिगेशन ही है, इंग्लिश में भी नाम एलिगेशन है, ठीक है। कि मतलब चैप्टर नहीं है, बना दिया गया चैप्टर, सब चैप्टरों को मिला के। अब हाँ, प्रॉफिट लॉस से हर चैप्टर को मिला के एलिगेशन बनाया है। एलिगेशन एक तरीका है, ना कि चैप्टर। इतने इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इनके कि वो क्या बन गया है, चैप्टर बन गया है। मतलब एक मेथड ही है। एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, सॉल्विंग करने का मेथड। यह एक, हाँ, यह एक मेथड है। और पूरे अर्थमेटिक के मोस्टली चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको अर्थमेटिक की जान। अर्थमेटिक की जान इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोस्टली चैप्टर, कुछ जो चैप्टर किसी क्वेश्चन आपके बेसिक से नहीं लगता वो एलिगेशन से लगता है। ज्यादातर इसमें मिक्स करके चीजें बनाई जाती हैं, आपको मिक्स करके चीजें बनाई जाती है। उसमें है कि आपको सबसे पहले तो अनुपात, अभी जो आप पढ़ रहे थे अनुपात अनुपात में मिश्रण, मिश्रण लगेगा पूरा इससे। कुछ कुछ क्वेश्चन लगते बताइए, कुछ जैसे अपन मेथड लगा थे उसमें, वो सब चैप्टरों के मेथड उठा के इसमें डाल दिए गए इस चैप्टर में, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के हों, प्रॉफिट लॉस के हों। जैसे कहता नहीं है, एक दाल 50 रुपए किलो है, एक दाल 60 रुपए किलो है, और इसको किस, और इसको मिक्सचर बनाने के लिए हमें 60-70 रुपए किलोग्राम बनाना है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो बन जाए। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो किसमें पढ़ना है आपको, एलिगेशन में, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज्यादा हो जाती है बेसिक से, तो उसको एलिगेशन से लगा लिया जाता है, शॉर्ट तरीके पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है एलिगेशन में। अब एलिगेशन में होता क्या क्या है, देखिए पता है, जैसे लाभ छोड़ेगी, लाभ का संबंध पता, लाभ का संबंध किससे है, लाभ का संबंध किससे होता है, आप कहोगे क्रय मूल्य से। किससे होता है, क्रय मूल्य से। मतलब लाभ आप कैसे पता कर दो, पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर हमें क्या पता चलता है, लाभ। अब अगर आपको क्रय मूल्य, दो चीजें में क्रय मूल्य दिए गए हैं, मान लो जी 70 रुपए किलोग्राम है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिए गए, आपको लाभ दिया गया, एक का लाभ इतना परसेंट है, तो जी आपको इतना परसेंट है लाभ परसेंट। अब इसमें ओवरऑल लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट लिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो निकालेंगे वो किसके, देखो अगर लाभ पढ़ रहे हो, लाभ का संबंध पढ़ रहे हो, तो इसमें किसके लिए तो निकल जाएंगे आपके, क्रय मूल्य के। इसके हाँ किसके निकल जाएंगे, क्रय मूल्य सीपी के, ठीक है। और एक चीज, अगर यहाँ पे मान लो 70% है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका 60% है, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आएगी, वो एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। मतलब या तो इससे 60, अब इसमें क्या है 70 बड़ा है, इसमें क्या है 60 छोटा है। इसमें एक वैल्यू क्या होगी, 60 से बड़ी होगी, और एक वैल्यू क्या होगी 70 से छोटी। उसकी एवरेज वैल्यू को इसमें बीच में रखा जाता है ओवरऑल। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा इसमें, इस टाइप क्वेश्चन में। मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे आपका 60 से ज्यादा और 70 से कम नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ। और यहाँ पे निकलती किसके संबंध है, क्रय मूल्य पे, सीपी और सीपी की। अब और दूसरा ये लाभ हो गया। अब जैसे आपने कहा ब्याज के लिया जाए, साधारण ब्याज आ जाए, साधारण ब्याज में अगर ब्याज पहला ब्याज पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही पता है, और ऐसा ही टू पता है, इसमें ओवरऑल ऐसा ही पता चल गया आपका। तो यहाँ पे संबंध किसका निकलेगा बताएं, यहाँ पे संबंध एसआई का संबंध किससे होता है, साधारण ब्याज का संबंध किसमें, हाँ पी, मूलधन से। किससे होता है, मूलधन से। किससे होता है, मूलधन से, ठीक। तो यहाँ पे आपको किसके रेशो निकल के आएंगे, मूलधन के। इस वाले में आपको सीपी के रेशो निकल के आते हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए और आ जाओ, चक्रवर्ती ब्याज भी है, इसी यहाँ पे किसका निकल के आएगा रेशो, ठीक है। सब ब्याज किसमें मिलता है, मूलधन में जो ब्याज मिलता है, तो उसमें जैसे रेशो बन जाएगी, ठीक है। अब और नेक्स्ट जैसे एक चलता है आपका, हाँ रेशो में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, रेशो में। फिक्स थोड़ी आएंगे, फिक्स आंसर आ जाएगा, रेशो में आ जाएंगे आपके।
और रेशो से आके अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स वैल्यू दी गई है, आप फिक्स वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको देखें, अब जैसे ये है आपका समय बराबर दूरी बटे 4, एक चैप्टर होता है समय बराबर दूरी बटे 4। इसके बाद आपको यही चैप्टर पढ़ना है, दूरी बटे 4, कार्य बटे क्षमता, समय बराबर का क्या होता है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। इस टाइप चैप्टर इसके बाद पढ़ेगा पढ़ा। ये चैप्टर इसी में रेलगाड़ी चैप्टर आ जाता है, इसी में पाइप टंकी वाले कुछ चैप्टर आ जाता है। ठीक है, ये चैप्टर भी आप अगर ये चैप्टर पढ़े तो उसके साथ कंटिन्यू चैप्टर लगे होंगे। जैसे परसेंटेज से पढ़े तो अभी तक एलिगेशन तक परसेंटेज चल रहा था पूरा। अब ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं कि उसी से लगे हुए हैं सब। ठीक है, अब इसमें देखें, अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा हो स्पीड लिखी जाती है चाल, कैसे लिखी जाती है चाल, किलोमीटर प्रति आवर्स में लिखी जाती है चाल, किलो वर्ड चाल ऐसे लिखी जाती है। और दूरी कैसे लिखी जाती है आपकी, दूरी किलोमीटर में, और समय तो आपको टी होगा या एस होगा, सेकंड होता है, मिनट होता है। अगर आपको देखो यहाँ पे, अब एलिगेशन में इसके भी क्वेश्चन लगते हैं। अगर किलोमीटर प्रति हॉवर्स दिया है, यहाँ पे चाल दी गई, दूसरे की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति हॉवर्स, तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा किलोमीटर प्रति हॉवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो निकलेंगे वो किसके रेशो निकलेंगे बताएं, किसके, जिसके साथ में क्या लगा है हॉवर्स में समय, तो यहाँ पे किसके रेशो निकलेंगे, टाइम के T1 और T2 जी क्या है, समय के रेशो निकलेंगे। क्या निकलेंगे आपके, समय के रेशो निकलेंगे। इसमें आपके डिस्काउंट है, देखो डिस्काउंट छूट, अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है और दूसरा क्या है डिस्काउंट दिया गया आपको, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट। और यहाँ पे जो निकलेगी किसकी रेशो निकलेंगे बताएं आप हमें, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट किसमें मिलेगा, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी। किसके रेशो निकलेंगे यहाँ पे, इसके अंकित मूल्य के क्या निकलेंगे आपके, अंकित मूल्य के निकलेंगे आपके रेशो। ठीक है, बढ़ी हुई जनसंख्या पुरुष की और एक आपको बनता है बढ़ी हुई जनसंख्या महिला। इसमें आपका आ जाएगा ओवरऑल एवरेज, नंबर ऑफ देखो, इसमें अगर औसत एवरेज चैप्टर है जी, बढ़ी हुई जनसंख्या और बढ़ी हुई, अब इसमें कहते हैं पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, इसमें कहते हैं बच्चे कुछ भी कहते हैं, बच्चे या पुरुष के स्थान पे, महिला पुरुष के स्थान पे अगर ओवरऑल एवरेज दे दिया, इसमें टोटल एवरेज दे देगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात निकाला है, पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी, यहाँ से महिला की जनसंख्या क्या पता चलेंगे, रेशो, फिक्स वैल्यू पता नहीं चलती, केवल क्या पता चलेंगे, रेशो, रेशो के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें मतलब यही सब है, इसको आप नोट कर। हाँ, इसमें और एक चीज बचती है आपका, महिला, फीमेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, महिला अलग अलग। और एक चीज और, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे रेट वगैरह रहते हैं, जैसे आपको कहेगा बेटा शांत हो जाओ तुम लोग,
तुम बिल्कुल वही मचाए हो। अब यहाँ पे देखें, अब उसने कह दिया रेट, जैसे कोई चीज 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, कोई चीज 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, मान लो क्या दे दिया, किलोग्राम प्रति, इसमें ऐसा रहेगा, जैसे रेट दे दिया आपको, कुछ भी रेट दे दिया, मान लो रुपए दे दिया उसने 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरे में आपको रुपए दे दिए उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम। और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ओवरऑल, ओवरऑल रेट आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आएगा वो किसके रेशो आएंगे बताएं, वो जो यहाँ पे रेशो आएंगे वो किसके आएंगे आपके। अगर यहाँ पे रुपए दे दिया, रुपए प्रति किलोग्राम की वैल्यू दे दी, यहाँ पे रुपए प्रति किलोग्राम की वैल्यू दे दी, यहाँ पे रेशो किसके आएंगे, किलोग्राम। देखो ऐसे ही समझ के चलना, अगर रुपए जैसे उसमें चला था आपने किलोमीटर प्रति हॉवर्स में, दूरी दी गई है तो नीचे रेशो किसके निकल के हैं, टाइम के। और इसमें आपको क्या है, दूरी का वो चाल दी जाती है, इसमें क्या है आपको रुपए दिए गए हैं, प्रति रुपए की रेट दी गई, 1 रुपए मतलब इतने इतने का सामान आता है ऐसे ऐसे रेट में, और यहाँ पे 20 रुपए प्रति किलोग्राम में कुछ रेट का आता। अब यहाँ पे जो निकलेगा वो किसका क्वांटिटी निकलेगी, वजन, किसकी निकलेगी, वजन की। तो आपको इसको क्या लिखते हैं, वजन की निकलेगी क्वांटिटी, यहाँ पे वजन और यहाँ पे वजन की मात्रा निकलेगी आपकी, वजन की मात्रा, और यहाँ पे वजन की मात्रा। इसमें पहले वाले रेट वाले की निकलेगा और इसमें दूसरे वाले रेट की निकलेगी। अब इसमें कहता है मिश्रण ए में, कहता मिश्रण ए में 10% एसिड है। सबसे पहला काम है आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, पहली बात तो जब भी सॉल्व करो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। मिश्रण ए में 10% एसिड है, ठीक है, ए में, और मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में, देखो यहाँ से एलिगेशन, एलिगेशन पता करना अपने खुद का लॉजिक है, कैसे पता करोगे, अभी तो चैप्टर पढ़ रहे तो पता कर लोगे, फिर दिक्कत होगी पता करने में, कहाँ पता करेंगे हम, कहाँ लगेगा एलिगेशन, जब कहीं नहीं लगता तो एलिगेशन से लगाओ। तो मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया है, यही लाइन आपको क्या बताएगी कि एलिगेशन लगाना, मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, यहां से पकड़ना किस अनुपात में मिलाया जाए। हमने जो बताया जो नीचे निकलते हैं वो अनुपात निकलते हैं मिलाए हुए मात्रा। अब इसमें क्या 10% अगर एसिड है, पहले वाले में कितना 10% एसिड है, दूसरे वाले में कितना एसिड है, ए वाले में, ए वाले में 10% एसिड, बी वाले में 30%, कितना है 30% एसिड है। अब उसने कह रहा है मिश्रण ए और मिश्रण बी को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। ये मिश्रण है 25% एसिड हो जाए, दोनों को मिला के उसने वैल्यू बताई कौन सी, देखो 25% एसिड हो जाए दोनों को मिला के, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 25% रखेंगे, 25%। अब इसका ऐसो बनाओ, इसका ऐसो इस तरीके से बनाओ। अगर 25 में से 30 में से 25 घटाओ कितना आएगा 5, और यहाँ से 25 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा, 15। तो अनुपात रेशो कितना बन जाएगा 1:3। ए किसका है, ए का, ये किसका है 3, बी का। देखो जो इसके सामने लिखा है वो ए आएगा, इसके सामने लिखा है नीचे लिखा है वो क्या आएगा बी का, तो अनुपात आएगा 1:3। इस तरीके से आपको लगेंगे क्या। इसमें कह रहा है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध, दूध की मात्रा कितने, क्या रेट है दूध का 32 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, 32 रुपए प्रति लीटर। ये क्या है 32 रुपए रेट है, ये क्या है लीटर, 1 लीटर कितने का आता है 32 रुपए का, ये बताया जाता है। आगे कीमत वाले दूध, ये क्या है कीमत वाले दूध, कीमत वाले दूध में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 28 28 प्रति लीटर, 28 रुपए प्रति लीटर क्या हो जाए मिश्रण प्राप्त हो जाए। अब मिश्रण प्राप्त हो जाए, हमने क्या कहा मिश्रण प्राप्त हो जाए तो इसको कहां पे रखेंगे आप, बीच में रखेंगे, 28 28 रुपए प्रति लीटर आपको बीच में रखोगे। अब यहाँ पे जब दूध की कीमत दी गई है, यहाँ पे पानी की कीमत क्या होगी बताएं,
पानी की कीमत क्या होगी? 0। पानी की कीमत कितनी होगी? 0। पानी की कीमत कोई कीमत नहीं होती है, कितनी रहेगी यहाँ पे? 0 क्यों? जब इसमें दूध की वैल्यू दी गई है ना, रेट दिया गया है 32 रुपए प्रति लीटर, पानी मिलाएगा तो कितने का? पानी का रेट तो होता नहीं है। अब आओ यहाँ पे अब यहाँ पे देखा 28, 0 में से 28 घटाओ कितना आएगा? 28। यहाँ से 32 में 28 घटाओ कितना आएगा? 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 7:1। देखो कैसे, ये क्या था आपका दूध, तो ये रेशो किसका निकला था? 7। ये दूध का निकला था, ये दूध का निकला था। यहाँ पे किसका था आपका? पानी का। तो यहाँ पे देखो उसने पूछा था आपको किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, पानी का रेशो पूछा तो टर्न कर दोगे 1:3। साथ पहले पानी का लिखोगे, फिर दूध का 1:3 आपको क्या हो जाएगा? देखिए एक बर्तन ए में, एक बर्तन ए में ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। एक बर्तन देखें आप ए है, एक बर्तन क्या है? बी है। एक बर्तन में कितना है आपका मिल्क और वाटर? मिल्क इंटू वाटर है आपका 4:3। यहाँ दूसरे वाले में 2:3। अब आगे कहता है आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन सी में, बर्तन सी है, बर्तन सी में क्या कह रहा है? आधा दूध आधा पानी, मतलब एक दूध एक पानी, आधा का मतलब बराबर बराबर दोनों चीजें कह रहा, तो 1:1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सी में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए आधा दूध आधा पानी वाले बर्तन सी में, ये बर्तन सी में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में क्या कह रहे हैं इसमें देखें आप, दोनों बर्तनों में, कौन से दोनों बर्तन में? ए और बी, दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? हमने आपको बार बार बताया है आपको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले समझ में आया तो एलिगेशन लगा लीजिए यहाँ पे किस अनुपात में मिलाया है। और जिस अनुपात में मिलाया जाता वो कहाँ पे निकलता था? आपको बीच वाले के बाद में नीचे निकलते थे, तो रेशो वही क्या होते थे? किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात निकलते नहीं निकलते थे, जिस अनुपात में मिलाना है आपको। ठीक है, तो इस पे देखें। अब इस पे एक चीज बनाओ आप, या तो मिल्क ले लो टोटल, या फिर पानी से बना लो रेशो। अगर मिल्क से बनाओगे तो मिल्क कितना है इसमें? 4। टोटल कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? 7। पानी, पानी हो जाएगी मिक्सचर हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा? 4। मिल्क नहीं समझ में आ रहा? देखो 4 तो मिल्क है ही है, बटे में वैल्यू कैसी आती है? होल वैल्यू आती है, संपूर्ण वैल्यू जो लिखी जाती है आपकी, दोनों में मिक्सचर 7 और 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। दूसरे वाले में देखें मिल्क कितना है दूसरे वाले में, ये क्या है आपका? मिल्क है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल? इसमें कितना है? 2/5, ये मिल्क हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा टोटल? इस वाले में देखो, इस वाले में कितना हो? 1/2, 2 क्या है टोटल, एक क्या है इसमें? एक क्या होगा? पानी होगा। अब देखिए, अब इसी को अरेंज करके वो लिखें 4/7, दूसरे जो दूसरे में कितना लगे? दूसरे वाले में 2/5, उसी को मिक्स करना है तो 1:1/2। अब लगाएंगे, ये रेशो पता चल जाएगा, ये रेशो पता करना उसने क्या पूछा था तब, तरल पदार्थ की किस अनुपात में मिलाया, तो अनुपात पता चलेंगे दोनों के अनुपात, किसका? एक मिल्क का, एक वाटर का। तो यहाँ से देखो आप, अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होगा, घटाओगे घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे 2/5 में से 1/2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, 7/4 में से 1/2 घटा दोगे, जो बड़ा होगा छोटा होगा उसमें से घटाओगे आप। अब ऐसा नहीं वादा करना है आपको, तो जो 7 है, ये 5 है और ये 2 है, इन तीनों का क्या ले लें? एलसीएम ले लो, ले ले एलसीएम। अगर नहीं लेना एलसीएम ले लो, 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताएं? एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 70, ऐसा एलसीएम है जो कट जाए सबसे 70, ठीक है 70 आ जाएगा। अब 70 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 70, 70 और यहाँ पे भी 70 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 70 का मल्टीप्लाई का कितना आएगा? 10, यहाँ से 14, यहाँ से 35। अब आपको सॉल्विंग आसान पड़ जाएगी ऐसे करने में। देखिए यहाँ से कितना बना? 40, यहाँ से 28, तो यहाँ से 35। तो अब ऐसे आराम से इजीली घटा सकते हो आप इनको।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा कि ये क्या है, जो 35 आया वो कैसा आया, 40 से छोटा, और इससे 28 से आया, हमेशा ऐसे ही आएगा आपका। अब यहाँ से मैंने घटाओ कितना आएगा, 8 7 15 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे को घटाओ कितना आएगा, 5। उसने क्या पूछा था आपसे, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात में मिलाया जाए तो वही अनुपात निकाले आपने, क्या है 7:5 कटना है नहीं इनको, 7:5 से 5 ही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 7:5 आंसर हो जाएगा। ठीक। और अगर आपने यहीं पे देखिए किससे किया था आपने, केवल ये मिलके से किया था आपने, और ये भी मिलके से निकाला था आपने। अगर थोड़ी देर के लिए हम निकालें किससे, वाटर से, तो वाटर कितना है इसमें, 3, टोटल कितना है 7, इसमें कितना है आपका 3 बटे टोटल कितना है 5, इसमें कितना है 1/2। अब बताए एलसीएम लोग कितना आएगा, 7 5 2 का 70 ही आना है एलसीएम, 70 मल्टीप्लाई यहाँ 70 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे कराएं, इससे काटोगे 10, इससे काटेंगे कितना आएगा 14, यहाँ से 35, कितना आ जाएगा 5 30, यहाँ से 14 30 42। ठीक है, 42 यहाँ से 35, तो यहाँ से देखो कितना आएगा आपका, इसमें 7, यहाँ से 5, तो आएगा 7:5। ठीक है, चाहे आप मिलकर लेके कर लो, चाहे आप बाटल लेके कर लो। अब लो, मिश्रित चाय के दो मिश्रण है, में दार्जिलिंग और असम की दो चाय है। दार्जिलिंग की चाय का अनुपात कितना दे रहा है, 4:2 मिश्रण में है, एक दार्जिलिंग में 4 और 7, दार्जिलिंग और असम में। ठीक है, यहाँ पे दूसरे मिश्रण में दे रहा 2:5। एक मिश्रण पता चलेगा, दूसरा मिश्रण ये आपको क्या है पता है, अनुपात में है आपके। यदि दोनों मिश्रणों को क्या कह रहा, दोनों मिश्रणों को हमने फिर बताया आपको, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, वही किस अनुपात में मिलाया जाता, अनुपात में मिलाया जाता तो मतलब नीचे कहां के निकालने हैं, नीचे वाले किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात कितना हो जाए, 6:13 हो जाए। ठीक, तो आप देखिए पहले वाले में अगर हमने लिए दार्जिलिंग और असम, कितना है दार्जिलिंग और असम का रेशो, 4:7। दूसरे वाले में दार्जिलिंग और असम का रेशो 2:5। तीसरे वाले में जो दे रहा आपको क्या हो रहा है, इसमें नए मिश्रण में, नए मिश्रण को बनाया तो किस अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण ऐसा प्राप्त हो जाए, कैसा है जी अनुपाते दार्जिलिंग अनुपाते कितना 6:13। अब हमने आपको बताया तो दार्जिलिंग में सॉल्व कर लो, या तो असम में सॉल्व कर लो, रेशियो तो पता करना है आपको मिक्सचर की। देखो दार्जिलिंग का कितना आ जाएगा, 4 बटे में टोटल, टोटल कितना आएगा 11। दूसरे वाले में 2 बटे टोटल 7, यहाँ पे 13 6, यहाँ पे 13 बटे 13 6 19 हो जाएगा 19। ठीक है, ये 3 आपको रेशो पता चल रहा है। आपको क्या पता करना है, किस अनुपात में मिलाया है, अनुपात पता करना, लास्ट वाला स्टेप पता करना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं उसको लिखूंगा 4/7, दूसरे में 4/11, दूसरे में आपका 2/7, तीसरे में 6/, हमें समझ में आ गया कि एलसीएम लेने में दिक्कत है। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा 11 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, तीनों कैसी हैं, एक आपकी प्राइम नंबर है, सहभागी संख्या है। अब तीनों जब सहभागी संख्या है, तीनों मल्टीप्लाई करके ऐसे निकल आएगा, निकलेगा ही निकलेगा, तीनों मल्टीप्लाई करके ऐसे। अब सहभागी संख्या अब नहीं आपको निकालना है मल्टीप्लाई करके, तो जैसे लिख लो 11 है, 11 को छोड़ दो बटे में, यहाँ पे ले लो 19 और 7 का मल्टीप्लाई, 19 × 7। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें किसको 7 को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ पे क्या लोगे 19 और 11। ठीक है, एलसीएम लेके ज्यादा बेस्ट है, तो सबसे पहले गुणा करा ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो एलसीएम लेके करा इसको हमारे हिसाब से ऐसे आएगा 4/11, 2/7 और 6/। अब आपको लेना 11 7 और 19 का एलसीएम। बताएं क्या आया, 11 7 और 19 का एलसीएम लेंगे आप, तो जैसे अब अभाज्य संख्या है तब। ठीक है, इनका क्या जाएगा आपका 14 14 63 आ जाएगा। ठीक है आपका
ठीक, इसमें क्या कराएंगे आप? 14, 63 इसमें, 14, 63 इसमें, 14, 63 को मल्टीप्लाई करा लोगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करोगे? 11 से काटने स्टार्ट करो। 11 से काटेंगे, 11 एक कम बचा कितना? 3, 11 थी 33, 11 थी 33। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 नाम 63। इसको काटो 19 से, 19 अट्ठे 152, 19 नम्मा 19 सत्ते 114, 19 अट्ठे 133, 3 आ जाएगा 19 अट्ठे 119, 7 आएगा इसमें, 7 133 में बचे कितना आपका? 13, 19 सत्ते 133, कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा आपका। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लो, इसमें सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो रही है आपकी। ठीक है, 133 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 नहीं 12 की, तो एक हाथ से 4 थी 12, 13 की 3, एक हाथ से 4 और 1 5, 532 इस वाले में देखो, 9 दूनी 18 और 4 इस वाले में कितना आ जाएगा? 6 7 42 की 2, 4 हाथ से 7 42 और 4 40। देखें आप, मिल रहा आपको? एक से बड़ा है और एक से छोटा मिला आपको रेशो। अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसमें से 18 घटाओगे 12 में से 8 में कितना आएगा? 4। 12 में से 8 में कितना आएगा? 4। यहाँ से कितना निकलेगा? 44। यहाँ से अनुपात, यहाँ से देखें आप, यहाँ से आपका निकालोगे, इसमें 2 में से 2 गई 0, यहाँ से आपको 13 में से 6 गई कितना आएगा? 7, यहाँ से कितना आ जाएगा? 70, कितना आएगा? 44 अनुपात 70। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 22 अनुपात, यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो आप, अगर इतने सॉल्व नहीं करना आपको, दूसरे से देखें आप। ठीक है, कितना है? 4/11, दूसरे में कितना कह रहा? 2/7, और तीसरे में कितना कह रहा? 6/19। थोड़े बहुत तो सॉल्व में पढ़नी है। देखें आप, अब इसमें क्या है, आपको क्या करते हैं? 11 और 7 और 19 ले लेते हैं, ऐसे लेते नहीं लेते? इससे बेस्ट है क्या कर लो, 11 और 7 19 को मल्टीप्लाई करा दो इनमें, 11 का 7 का और 19 का, इसमें भी करा लो 11 7 19। आप मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कराने का मतलब आप क्या है, वैल्यू तो रख रहे थे, पूरी वैल्यू तो रख रहा है उसका, मल्टीप्लाई करा के दिया आएगा, इसकी जगह भी रख लो। कितना रखोगे? 11 7 19। आपने 11 7 19 से ही करके तो एलसीएम निकाला है, तो 63 मल्टीप्लाई करके इसके स्थान पर जी रख ले, स्टेटस ना करो अभी, मल्टीप्लाई रख लिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 से 7 से 19 से 19 कर देना, थोड़ी सॉल्विंग आसान पड़ जाएगी आप। ठीक है, अब 9 19 सत्ते 133, 133 गुणे 4 कर लोगे, यहां से करो कितना है? 19 गुणे 9 एकम 9, 189। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 190 ना, 89 नहीं आएगा, 19 गुणे दाम 190 और कितना 209। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें क्या सा 77 गुणे, थोड़ी सी वाली में आसान पड़ा, जो आपको वही बन गया 77 गुणे 6, 133 गुणे 4, 209 गुणे, तो बना नहीं बना? अगर देखो आप बस उसको क्या है, आप सॉल्व कर लो, 133 गुणे 4 करोगे, 209 गुणे 2 करोगे, 7 गुणे 70 करोगे, बस सेम बन जाएगा, फिर वहीं से बन जाएगा सेम, उस तरह से कर सकते हैं अभी। तो पानी का अनुपात है 3/2 और 4/5 है। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की, अब इसमें कह रहा है पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी है? 3 लीटर है, तो मिश्रण की मात्रा से मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है, आप पहले वाले मिक्सचर में कितना दे रहा? पहले वाले मिक्सचर में बताएं, आपका मिल्क इंटू वाटर का अनुपात कितना दे रहा है आपको? 3/2 है। दूसरे वाले में आपको कितना दिया है? आपका वो 4/5 है। और इस वाले में आपको, लास्ट वाले में क्या है आपको? कितना आ जाएगा? 1/1। क्या रहा नहीं कर रहा, दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए? समान हो जाए, जितना दूध रहेगा उतना ही पानी रहेगा। अब यहां से देखें, हम इसको अगर हम मिल्क का रेशो लिखे, मिल्क का ओनली,
कैसे लिखोगे मिल्क का? 3/5। इस वाले में आप लिखेंगे 4/5। इस वाले में आप कितना है 4/9 आ जाएगा आपके यहाँ से। यहाँ आ जाएगा 1/2। ये किसके हैं? सबके मिलके के हैं आपके। ये मिल्क हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। अब इसमें देखें आपको क्या आ रहा है 3/5। अब इसके एलिगेशन लगाएंगे 3/5, 4/9। और यहाँ पे आपको कितने लीटर की मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए, नया अनुपात। अब यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ से देखिए 5, 9 और 2। एलसीएम जो कितना आएगा? 90 ले लें। 90 का मल्टीप्लाई करा लो। 90, 90 और 90। 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है? 18। इसमें कराएंगे 9 का 10। यहाँ से कराओ कितना आएगा? 45। तो जी कितना मिनट आती? 36। आती 54। 54 बन जाएगा यहाँ से 40, यहाँ से 45। अब आपने देखा होगा जो बीच में वैल्यू पुट है वो कैसी है आपकी? एक से बड़ी है, एक से छोटी है। हमेशा ऐसी वैल्यू आती है जो एक से बड़ी होती है, एक से छोटी है। देखो 40 से कैसी है? बड़ी है। 54 से कैसी है? छोटी है। इसको हटाओगे तो कितना आएगा? 5। इसको हटाओ कितना आएगा? 9 आएगा। 9 इसको इससे घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। अब जी कितना बना है? 5:9 बन गया। अनुपात तो पूछा नहीं उसने, नहीं पूछा था उसने। अब उसने कहा है दूसरे मिश्रण की कितने लीटर, जो दूसरा मिश्रण आया है इसकी कितने लीटर वैल्यू को मिलाया जाएगा, ये पूछा है इसने। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण में। अब इसने कहा पहले मिश्रण की कितनी लीटर मात्रा? 3 लीटर मात्रा। पहले मिश्रण की दे दी उसने 3 लीटर मात्रा। कितना दिया? पहले मिश्रण की 3 लीटर। तो पहला वाला मिक्सचर कौन सा होगा बताओ? ये पहला रहता है, ये कौन सा रहता है? सेकंड। तो बेटा जी निकल के तो आता है पहला और ये भी दूसरा हो गया। इसने दिया है जो आपके किसमें अनुपात निकल गया जी 5:9। तो आप क्या कहोगे? यहीं पे आ जाओ। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इसने दिया इसकी वैल्यू कितनी दे रहा? 5 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 3/5। निकालना किसकी है? इस वाले की वैल्यू कितने लीटर मिलाया है दूसरा वाला, तो 9 की वैल्यू निकालना है। 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3/5 गुणे 9, 9 3 27/5 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 54/10। कितना लिख सकते हैं आप? 5.4 लीटर आ जाएगा आपका आंसर। अब इसमें कह रहा है 60 लीटर के सिरप से भरा है। लीटर है कितना? 60 लीटर का सिरप है। सिरप से भरे जार में 40% क्या है उसमें? शहद। अगर 40% शहद है, ठीक है, और इस सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है। एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 19% शहद। एक में पता चला 40% शहद है और दूसरे वाले में आपके जिसमें 19% शहद दूसरे हिस्से से बदल दिया था। अब शहद और अन्य का अनुपात कितना हो जाता है? 13:37 होगा। तो सिरप की बदली हुई मात्रा निकालना है, ठीक है। सिरप की बदली हुई मात्रा, इसको कैसे लगाएंगे आप? देखिए 40% इसमें शहद दे दिया इसने, वो दूसरे में कह रहा 19% शहद। पहले शहद की इसमें 19% शहद। अब ओवरऑल पता कर लो इसमें कितना निकालेंगे परसेंट। अब जो शहद है और ये क्या है? अन्न। कितना अनुपात है शहद और अन्न का अनुपात? 13:37। ठीक है, ये शहद है आपका और ये कैसा है आपका? अन्न है। अब इस पे देखें आप, ये किसमें है? परसेंट में। ये किसमें है? इसको भी क्या होना चाहिए? परसेंट में। ऐसा तो लिख नहीं सकते आपको ये शहद लिख रहे थे आप, ये शहद थी आपकी। अगर हम इसको भी शहद लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? परसेंट में लिखोगे आप। 13 कितना परसेंट है बताओ शहद टोटल का? कैसे निकालते हैं टोटल का शहद कितने परसेंट है? 13 बटे दोनों का योग 37 प्लस 13। टोटल परसेंटेज में निकालना है गुणे 100। तो यहां से कितना आ जाएगा? 13/50 गुणे 100।
कितना आएगा, 2 तेरह दूनी 26%। कितना आ जाएगा आपका 26%। तो आप ओवरऑल कितने निकल आएगा यहाँ पे 26%। अभी यहाँ से देखिए 26% जो राइट है कि नहीं है, देखिए यहाँ 40 से छोटा है, 19 से बड़ा है। आप बताओ 9 7 16 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अनुपाते इसमें इसमें आपको कितना आ जाएगा 14 आएगा, 14। इसको रेशो बनाओगे कितना आएगा 1:2। ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये रेशो आए किसके हैं बता, इसमें कितनी शहद है, किसमें शहद है, एक यूनिट में है, इसमें कितनी शहद है 2 यूनिट में है। अब ये टोटल जब ये एक शहद है वो कितना है 2 शहद है, और 60 लीटर के सिरप से भरे हैं, तो 40% शहद, तो टोटल कितना हो जाएगा जी 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20 लीटर के। तो सिरप की बदली हुई मात्रा बताएं, सिरप की बदली हुई मात्रा कितनी है आपको बताएं। 2 यूनिट का मान बताना आपको, दूसरी है, दूसरी से तो बदला था आपने, इस बार दूसरे पिक्चर से बदला था। सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया, किस हिस्से से बदल दिया जाता है दूसरे हिस्से से। दूसरे हिस्से की मात्रा बताना, बदली हुई मात्रा कितनी है, बदली हुई मात्रा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का मान चाहिए आपको, 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 40 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 80% का कह रहा कॉपर है और शेष क्या है टिन है। अगर 80% कॉपर है, शेष टिन कितना होगा 20%, 100% होता है। आगे पढ़े, दूसरी में से धातु 85% कॉपर है तथा क्या कह रहा 12% टिन है, ठीक है। 12% क्या कह दिया इसने टिन। अब इसमें 100% नहीं कहा गया है, लेकिन 12% टिन है। आगे, इन दोनों में से धातुओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों में से धातुओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब पता क्या पूछ रहा है आपसे, नीचे के दो बनते हैं आपके में, वही पूछिए नीचे के दो। अनुपात क्या होगा कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। अगर नए मिश्रण में 15% टिन हो, तो मिश्रण दो मिक्सचरों को मिक्सचर करके बनाया जाता है, वो नया मिश्रण होता नहीं होता बीच वाला नया मिश्रण होता। नया मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए, जो अनुपात निकल के आते हैं आपकी दोनों के, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो वाला मिक्सचर बन जाए बीच वाला। तो इसमें देखो जी क्या दिया गया आपको, टिन दिया गया है, 15% टेन दिया ना आपको, तो 10 से लगाएंगे आप, 10 से लगाएंगे इसको कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका 80%। अगर 80% दिए तो 20% क्या होगा 10, 20% क्या होगा इसमें 10, जिसके इसने बताया नहीं आपको शेष 10 क्या दिया इसने, उसमें आपको लिख के दे दिया। उसमें क्या कह रहा आपसे 85%, 85% कॉपर, 12% क्या है 10 है, तो 12% क्या दे दिया इसने 10 दे दिया आपको। और यहां से मिक्स करके क्या बनाया जाता है नया मिश्रण है, नया मिश्रण बनाया जाता कितना है 15% के हिसाब से। अब जो 15% मिलाया जाता है, जो 15% कैसे बनेगा, किस अनुपात में मिलाएंगे तो 15% बन जाए, क्या निकालोगे अब यहाँ से घटाओ कितना आएगा 3, यहाँ से घटाओ कितना आएगा 5। तो आंसर क्या है इसका 3:5, 3:5। एक आंसर 3:5 में डबल आंसर पूछे आपसे, मुझे नहीं पूछे आपसे, उसने कहा है आपको दोनों में से धातुओं को अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात तो यही आ गया आपका 3:5, ठीक है। अनुपात जो आगे 3:5। अब उसने तथा पूछा है आपसे, मतलब नए मिश्रण में 15% टेन हो, तो यह भी पता करें। अब उसने कह दिया यह भी पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा कितनी है, कॉपर की मात्रा कितनी है। चलो ठीक है, कॉपर की मात्रा नहीं है पता आपको। अब इसमें आपको ओवरऑल कॉपर की मात्रा नहीं पता आपको, यहाँ पे जो आपको लगाओगे नेक्स्ट, ये भी पता करें कि नए मिश्रण में, तो उसने क्या कहा देखो यहाँ साफ साफ नए मिश्रण में, नए मिश्रण जो बनता है वो कहाँ पे पुट किया जाता है, बीजे में पुट किया जाता है आपको। तो नए मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट है तो पूछ रहा आपको। पहले में अगर इसको कॉपर से लगाएंगे, कॉपर कितना है इसमें 80%, इस वाले में कॉपर कितना है 85%। अब आपको ये चीज नहीं है पता बीज वाली, इसमें नहीं ना पता उसने, उसने कहा रहा आपको नए मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट होगा, नए मिश्रण में कहा उसने, तो कॉपर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो मान लिया अपने x, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे, अनुपात तो पता है किस अनुपात में मिलाया जाएगा 3:5 जो निकाला था आपने वहां से 3:5,
5। कितना आएगा? 3:5 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखें आप, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है आपका। अगर ये वैल्यू 20 की निकालनी है, x% का मान निकालना है आपको, देखो तो x% बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 गुणे 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 गुणे 85 गुणे 5। अब जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ के नीचे पुट कर लोगे। लो 3 प्लस। अब इसको सॉल्व करें। x% बराबर सॉल्व करें कितना का? 240 प्लस 8 5 40 425, ठीक है, बटे 5 8। बच्चे क्या आएगा वहां पे? 8 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब 8 आ जाएगा तो जोड़ो 200 400 इसमें जोड़ेंगे 5, यहां से कितना आएगा? 6 6 4 6 2 8। कितना आ जाएगा? 4 2 6। कितना आएगा? 665 बटे 8। अब इसको सॉल्व करें आप। 8 का भाग देंगे इसमें कितना आएगा? 8 64। 8 बार बचा कितना? 8 64 2 8 3 बचा कितना? 1 8 दूनी 8 एकम 8 बचा कितना? 2। ठीक है। 8 एकम 8 दूनी 16। कितना आएगा? 83.1.2% मान लें आप। फिर इसको दे देंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 83.5%। इसमें क्या रहा? पहले वाले में 45% एल्कोहल है, दूसरे वाले में 60% एल्कोहल है। अब इसमें ये तो बताया नहीं गया कि दोनों को मिक्स करके नया मिक्सचर बनाया जाता है। ये नहीं बताएगा ना, दोनों को मिक्स करके नया अनुपात 45% 10 होता है वगैरह वगैरह बताया जाता था पहले। इसमें क्या नहीं बताया गया आपको। इसमें नहीं बताया गया तो आपको क्या नहीं बताया गया? यही चीज वैल्यू नहीं बताई गई आपको, तो ये क्या है आपका? x%। और जब ये वैल्यू नहीं बताएगा, अनुपात तो बताएगा कितने हैं? 2:3 बताए गए। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2:3 से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आप? 45% की वैल्यू निकालते हैं। 45 दूनी 90, लो लिख लो पहले 60 प्लस 60 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3। x% बराबर हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस 180 बटे 5। 180 90 270 बटे 5। 5 करोगे कितना आ जाएगा आपका? 135 ना बेटा, 135 नहीं आएगा। इसको 270 से करेंगे 54 आएगा। कितना आएगा? 54। 54% निकाला क्या आएगा इसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। ठीक है। 54 निकाला आएगी। अब आगे उसमें कहता है 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा आप? अब देखें यहाँ पे 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए, जो दोनों मिक्स करके 66% प्राप्त करोगे नहीं करोगे? तो 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% एल्कोहल क्या कह रहा है इसने? परिणामी घोल। तो परिणामी घोल कितना निकला था आपका जी? यहां से 54%। दूसरा 72% एल्कोहल में कितना कह रहा प्राप्त करने के लिए? 66%। 66% प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? आपको जो अनुपात पूछेगा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? कितना निकालोगे यहां से? 6। यहां से आपको कितना आ जाएगा? 6 4 10 10 नहीं आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा? 6 6 12 आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 12। किस अनुपात में आएंगे? 1:2। यही क्या है आपका आंसर है? यही अनुपात 1:2 है। कितने की है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। पहली वाली दाल 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम। आगे दूसरी दाल कितनी कर आपसे? 72 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। इन दोनों दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? किस अनुपात में मिलाना चाहिए? हमने क्या बताया था आपको? किस अनुपात में मिलाना चाहिए? अनुपात कहाँ निकल के आते थे? नीचे निकालना चाहिए, मिलाना चाहिए। बात किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का दाम कितना हो जाए? 64 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए।
तो आप वैल्यू रखेंगे 64 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से देखेंगे घटाओगे कितना आएगा आपका, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, कहाँ से आ जाएगा 8 का अनुपात आ जाएगा, यहाँ से आप कितने निकलोगे 14, यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो चौके 8 7, कितना आ जाएगा 4:7 के अनुपात में मिलाना चाहिए आपको, डाले कितना आ जाएगा आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा 4:7। प्रति किलोग्राम चीनी वाली में चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, फिर हमने बताया क्या है इसमें, किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या है 75 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर क्या हो, उसको 20% का लाभ हो, जो भी आएगा देखते हैं। 75 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर क्या हो, उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, 78 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी वाली की और 46 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी वाली की एक साथ किस अनुपात में मिलाए, ये क्या है इसकी 78 में खरीद हो गई, ये भी क्या है इसकी, ये भी तो खरीद है, 46 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, देखो यहाँ से ये कितना कह रहा है 78 रुपए प्रति किलोग्राम, जी दूसरा कितना कह रहा है आपसे 46 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, अब क्या कह रहा है 75 रुपए में बेचने पर, 75 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर क्या हो, उसको 20% का लाभ हो। अगर वो 75 में बेच रहा है, 75 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ बेच रहा है, उसको कितने का लाभ हो रहा है 20%। तो ये क्या है आपका, ये तो खरीद करना 78 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद के लाता था, ये क्या आता है यहाँ से, ये 46 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद के लाता था, तो जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, खरीद आएगी, सीपी आएगी नहीं आएगी, ये तो क्या बेचने वाला रेट है, इसकी खरीद पता करने के लिए कितने 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, अगर ये क्या प्रॉफिट है, तो बताओ सीपी कितना होगा, मानिए माना सीपी 100, अरे ना मानो सीपी 100, इसको तोड़ो 1/5, 5 क्या है आपका सीपी, और 5 से 6 हुआ, ये क्या है आपका लाभ, ये आपका सीपी है, ये क्या है आपका एसपी है, एसपी। अब किसका एसपी कितना दिया 75, तो 6 यूनिट बराबर कितना दे रहा आपको 75 किलोग्राम, 1 यूनिट बराबर 75 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, 1 यूनिट बराबर अब आ जाएगा 75/6, और निकालना किसका, हमें सीपी पता कर लो, सीपी कितना 5 की वैल्यू पता करनी, 5 का पता करें, 3 से काटे इसको, 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 25, और यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा 25 25 125 कटे 2, 2 से काट लो इसको, और 2 से काटोगे 2 छंग 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा आपको 62.5 आ जाएगा, 62 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी। अब देखिए यहाँ से 62 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी इसकी क्या पड़ेगी, मिलाकर खरीद पड़ गई उसकी, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका 62.5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे जो क्या है रुपए प्रति किलोग्राम था आपकी, रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे करें किस केस निकल आएंगे, क्वांटिटी की रेशो निकल आएंगे, आपको वजन जिस मात्रा में मिला है, तो यहाँ से घटाओगे आप, इसमें से 46 में से घटाओगे आपको 62.5 में से घटा दो 46 को, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 तो आएगा 12 4 16 16.5, ठीक है 16.5 दिया जाएगा आपका, इसको घटाओगे आप 62 और 63, जैसे मान लिया 63 से कितना आ जाएगा 10 और 63 62.5 में से 70 घटाना है आपको, कितना आ जाएगा 10 में से 5 कितना जमा देगा, कितना आएगा 8 में से 2 कितना आएगा 7 5, तो यहाँ से कितना है 5 पॉइंट कितना है 15.5, ये आपको क्या निकल आएगा 15.5 निकल के आएगा, घटा लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखो जी दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, क्या आ जाएगा 165:155, इसको सॉल्व कर लो आप, 5 से काट लो इसको, 5 से काटे 5 3 15 5 3 15, 5 से काटो 5 3 15 5 एकम 5 कितना आएगा 33:21 निकल के आएगा आंसर इसका, ठीक है नोट कर लो। 3 रुपया 80 पैसे वाली चीनी खरीद के लाता है, तो दूसरा क्या करता है 4 रुपया 60 पैसे वाली चीनी खरीद के लाता है, दोनों को मिक्स करता है, दोनों को मिक्स करने के बाद साथ मिक्स करता है, और ताकि परिणामी मिश्रण को 50 क्या है 5 रुपए 20 पैसे किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर, अगर इस रेट में बेच रहा है उसको, तो
तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य पता करो कि क्या उसकी खरीद पड़ रही है। तो जेबी तो खरीद है इसकी, जेबी क्या है इसकी? खरीद है। इसकी खरीद पता करो कितनी है आपकी। तो कैसे पता करोगे? 30% का लाभ है आपका, 30% का क्या है? प्रॉफिट। तो 30% का रेशो को तोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3/10। अब 10 क्या होता है आपका? सीपी। ये क्या है आपका? प्रॉफिट है आपका। ठीक है, 10 से कितना हो जाएगा? 13। 10 आपका सीपी है, ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी। अब यहां से दिया कितना है एसपी आपको? कितने बेच रहा है? 5.0। तो यहाँ से 13 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका कितना? 5.20 किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम दे रहा आपको। ठीक है, अब यहां से देखो 1 यूनिट बराबर आपका आएगा 5.20 बटे 13। दशमलव हटाओ कितने जीरो? 2 जीरो आ जाएंगे आपके। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको काटोगे, 13 से काटेंगे, 13 चौके 130, 2 से काटो, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना है 1 यूनिट बराबर? 2/5। अगर 1 यूनिट बराबर 2/5 आ रहा है, क्या निकालना आपको? सीपी निकालना। सीपी कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 2/5 गुणे 10, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। 4 रुपए प्रति किलोग्राम का उसकी चीनी खरीद पड़ी होगी। बेच कितने में रहा था? 5 रुपए 20 पैसे बेच रहा। तो क्या निकला? सीपी आएगा। जब सीपी ये सब अवधि में आते, पहले वाली चीनी कितनी है? 3.80 प्रति रुपए किलोग्राम है। दूसरी वाली 4.60। तीसरी कितना दे रहा? मिक्स करके जो बनाया जा रहा है उसकी खरीद कितने की पड़ रहा? 4 रुपए की खरीद पड़ रही है उसकी। आगे देखें तो यहाँ से कितना पड़ेगा? 0.60। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? 0.20। आप यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको अनुपात लगा लोगे, दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, काटोगे 20 से, 20 एकम 20, 20 3 60। कितना आया? 3:1। 3:1। लेकिन उसने क्या कहा आपसे? आप आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है? 3 रुपए 80 किलोग्राम वाली कितनी चीनी किलोग्राम को मिलानी चाहिए? इसमें क्या कह रहा है? जो 3 रुपए 80 पैसे की चीनी खरीद के लाए, कितनी चीनी मात्रा मिलानी चाहिए आपको कि मिश्रण इस रेट में बन जाए? और दूसरी चीनी का रेट उसने दे दिया 4.60 रुपए प्रति किलोग्राम। मूल्य वाली कितनी ग्राम चीनी? 60 किलोग्राम। तो 60 क्या है आपकी? किसकी वैल्यू है आपकी? एक की वैल्यू है 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 60 किलोग्राम। और किसकी निकालना आपको? इस वाले की वैल्यू निकालना, 3 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 किलोग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या है? 180 किलोग्राम जी मिलाओगे आप, और जी कितनी मिलाओगे? 60 किलो की जी मिलाओगे तो आपको किस रेट में पड़ जाएगी? 4 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से आपकी पड़ जाएगी आपकी। और फिर उसको आप बेच रहा कितने में? 5 रुपए 20 पैसे में क्या कर रहा है? बेच रहा है वो। तो कितनी पेंसिल खरीदी? 10 पेंसिलें और 8 पेन खरीदे हैं उसने। आपको जो पता है आपको 150 रुपए में बराबर खरीदता है 10 पेंसिल प्लस 8 पेन खरीदता है। ठीक है, वह पेंसिलों को 4% के लाभ पर और पेन को 7% के लाभ पर बेचता है। ठीक, पेंसिलों को अगर 4% के लाभ पर बेचा और पेन को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 7% के लाभ पर बेचा। जी क्या है इसका? लाभ का परसेंट दे रहा आप प्रॉफिट का। ठीक है, जो लाभ दे रहा, लाभ का परसेंट दे रहा आपको। ठीक है, आगे बेचता हो, कुल मिलाकर उसे कितने का लाभ होता है? कुल मिलाकर दोनों से उसको कितने का लाभ होता है? 9 रुपए का। बट आपको जी क्या है? जी परसेंट में है, जी परसेंट में है, तो इस 9 को भी कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैसे करोगे कन्वर्ट? 9 रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए में 9 रुपए का लाभ होता है? 150 रुपए में। लाभ कितने में होता है? 150 रुपए में। 9 का लाभ हो किससे? 150 में से। और कितना है परसेंटेज निकालना? 100 का भाग दे देंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप करोगे 9 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 5 5 से 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा उसको? 6। तो 6% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 6% का। तो 6% कहाँ पे रखोगे आप? बीच में 6% आप रखोगे बीच में। और हमने आपको बार बार बताते जाते हैं, बीच में ऐसी वैल्यू आती है, 4 से बड़ी आएगी, इससे छोटी आएगी, वही वैल्यू आई आपकी 4%। ठीक है, अब यहाँ से घटाओगे कितना आएगा? 7 में से 6 1, यहाँ से 6 में से 2 हटाओगे 2। अब हमने आपको बताया जाएगा जब लाभ दिया होता है तो लाभ का संबंध किससे बताया जाता है? सीपी से। तो ये किसके रेशो निकल के आते हैं? ये रेशो निकल के आए होंगे सीपी के। ठीक है,
1 और इसका 2 यूनिट, 1 यूनिट सीपी आया, यहाँ पे 2 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, तो प्रत्येक पेन और पेंसिल का मूल्य याद करें। हाँ बताओ, अब इसमें से कितने पेंसिल खरीदता है? 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब 150 रुपए में खरीदता है, जितने रुपए आ गए ना सीपी के, 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 यूनिट बराबर 150 रुपए में खरीदता है, 150 रुपए, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 50, 50 रुपए। एक एक इसने क्या था यहाँ पे आपका? पेंसिल, पेंसिल कितने रुपए में खरीदी उसने? 50 रुपए की पेंसिल खरीदी। और यहाँ आपको बताया, यहाँ कितने की पेंसिल खरीदी? 2 यूनिट बराबर 100 यूनिट, 100 रुपए की पेंसिल खरीदी, ठीक है। हाँ पेन खरीदे इसने, ये क्या है आपका? पेंसिल है। ये दूसरा क्या है आपका? पेन खरीदे इसने, ये क्या है? खरीदे लो। अब क्या कह रहा? प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल की कीमत बताना। अब बताओ, आपके पास रुपए कितने थे? 150, 150 रुपए में 50 रुपए की आपने खरीद लाए पेंसिलें, और 100 रुपए में क्या खरीदे आपने? पेन। तो बताओ, अब रुपए तो पता है ना आपको टोटल, और क्वांटिटी आपको इस क्वेश्चन में दी गई है। कितने पेंसिल खरीदते हो? 10। अगर 150 रुपए में 10 पेंसिल खरीदते हो, 50 रुपए में 10 पेंसिल खरीदते हो, तो एक पेंसिल कितनी की पड़ेगी? 5 रुपए की। क्या से 50 रुपए बट कितनी पेंसिल खरीदते हो आप? 10 पेंसिल खरीदते हैं तो कितने की पड़ेगी? 5 रुपए की एक पेंसिल, 5 रुपए प्रत्येक पेंसिल पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा आपका? ये पेंसिल आ जाएगी, एक पेंसिल, ठीक है। और पेन अब पेन कितने खरीदता है? 8। कितने रुपए में? 100 रुपए में पेन 8 खरीदता है, 100 बटे 8 कितना आ जाएगा आपको? 12.5 रुपए। एक पेन कितने का है आपका? 12.5 रुपए का पेन है आपका, ठीक। इस तरीके से आपको दोनों आंसर छूट, मार्केट प्राइस छूट का संबंध बनता है, मार्केट प्राइस बनता तो रेशियो किसके निकाल के आते हैं? नीचे मार्केट प्राइस के रेशियो निकाल के आएंगे आपको। लगा उसको, सब चैप्टर, मतलब सब चैप्टर में से आए तो पूरे। चल यार, आज आया कौन नहीं है? मोहित नहीं आया आज? कितना? 300? हाँ 300 आ रहा है। देखें, एक विक्रेता ने 2 बढ़िया कितने 8% और 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है। अगर जो 8% और 15% लाभ पर निवेशता है, किस पर बेचता है? छूट पर, छूट पर बेचता है। किसके लिए? यहाँ पे छूट परसेंट दी गई, यहाँ पे छूट परसेंट दी गई है, यहाँ पे छूट परसेंट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया है? डिस्काउंट दिया गया है। अब दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य कितना है? 250 है। और कुल छूट दे रहा आपको, कितनी दे रहा? 12। तो यहाँ पे कुल छूट हमेशा लेकर, कुल छूट कितनी है? 12। तो आपने देखा होगा 8 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका? 3, यहाँ से आपका 4। तो 3:4। ये किसके रेशो निकल के आते हैं? एमपी, मार्केट प्राइस के। आपको हमने जैसा मान के दिखवा दिया था किसके कैसे रेशो निकलते हैं। ये किसके निकलेंगे? मार्केट प्राइस के। अगर मार्केट प्राइस, अब क्या कहता है? दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितने से निकले हैं आपके जी? ये 3 है और ये कितना है? 4। उसमें दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य कुल बताइए कितना है आपको? कुल 2100 है। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट बराबर 2100, 1 यूनिट बराबर 300 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 300, ठीक। उसने पूछा क्या है आपसे? तो दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच में अंतर कितने का है? यूनिट में। एक का है, 1 यूनिट का मान निकालना, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और आप अलग अलग निकाल रहे हैं तो 3 की वैल्यू निकालोगे आप, यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 900, ठीक है। और 1 यूनिट 4 यूनिट बराबर 1200, 1200। इन दोनों का अंतर कितने का रहा? 300। तो आपको क्या है? 300 रुपये से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी, 61 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 9 घंटे। 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से कुछ साइकिल से जाता है और कुछ पैदल जाता है, ठीक है। यदि साइकिल की गति कितनी है? 9 किलोमीटर गति, और पैदल की गति
4 किलोमीटर गति है, किलोमीटर प्रति हॉवर्स। जी किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति हॉवर्स, जी 9 किलोमीटर प्रति हॉवर्स क्या है जी आपकी चाल है आपकी, ये चाल दी गई है, ये आपकी क्या है चाल दी गई है, चाल परसेंट ना परसेंट नहीं चाल दी गई है आपको। और यहाँ पे भी आपको क्या दी रहती है चाल। अब चाल रहती है तो किसके रेस निकल के आते हैं आपके समय के रेस निकल के आते हैं यहाँ पे, ये क्या निकल के आते हैं समय के। अब आप कहोगे समय के रेस निकल के आते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है किलोमीटर प्रति हॉवर्स। एस लगा है, शॉर्टकट है आपको समझने का कि यहाँ पे रेस निकलेंगे किसके समय के। अब यहाँ पे बताओ ये अगर देखा जाए साइकिल से कितना चल रहा, साइकिल की चाल कितनी दे रहा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा है, इसकी चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल कितनी है पैदल वाले की, पैदल वाले की कितनी आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे हमें एवरेज चाल टोटल दूरी कितनी है 61 किलोमीटर जा रहा है किसकी घंटे में 9 घंटे में। तो आपको यहाँ से चाल आपको पता नहीं है, चाल पता के लिए नहीं तो आपको चाल पता कर लेंगे आप। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब बताएं अब आपको चाल पता निकालना है तो दूरी आपको पता है, दूरी कितनी दे रहा 61 किलोमीटर, दूरी आपको 61 किलोमीटर और समय आपको कितना दे रहा 9 घंटे। तो आपकी चाल क्या निकल आएगी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाता ऐसे कैसे कितना निकल आएगी चाल 61/9 घंटे। तो कहाँ रख देंगे चाल 61/9 घंटे। अब यहाँ से आपको सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग करने के लिए बटे में 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 81। यहाँ से बचोगे 36 और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 61। अब आपने देखा होगा यहाँ से फिर से देखो ये चीज क्या 81 से कैसा है छोटा और 36 से कैसा है बड़ा है, दोनों कवर कर रहा है। अब यहाँ से घटा लेंगे आप 36 में से आप घटाओ कितना आएगा 24 से 25 अनुपाते, इसमें से घटाओ कितना आएगा 20, 5 से काट लोगे 55 25 पांचोगे 20। तो उसने पूछा क्या था आपसे तो साइकिल और पैदल चलने के लिए समय का अनुपात बताइए, तो अनुपात यही आपको 5:4 हो जाएगा। की दूरी कितने घंटे में तय करता है 11 घंटे में दूर तय करता है। और यहाँ से कुछ हिस्सा बस से तय करता है तो कुछ हिस्सा और कार से। तो आप यहाँ से देखें आपको एवरेज चाल निकाल ले कितनी आएगी एवरेज चाल। तो चाल के लिए क्या है आपको दूरी बटे समय, दूरी कितने दे रहा है इसमें 220, समय कितना दे रहा है इसमें 11, 11 से काटो कितना आएगा 11 दूनी 22, 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी इसकी एवरेज चाल, एवरेज चाल आ जाएगी इसकी। अब यहाँ से देखो उसने क्या कर रहा बस से कितनी तय कर रहा बस से, और यहाँ से कार से। बस से कितनी तय करी उसने 14 किलोमीटर और कार से 20 किलोमीटर 25 है, हाँ 25 देख 25 किलोमीटर तय कर रहा है। अब यहाँ से देखें एवरेज कितनी है इसकी 20। अब यहाँ से देखो कितना आएगा 5:6। रेशो किसके निकल आएंगे 5:6। जी रेशो किसके निकलते हैं समय के, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट दूरी बतानी कितनी दूरी तय की है उसने किसने बस ने। अब बताओ इस समय है आपको 5:6, ठीक है। अब बताइए टोटल समय किसके बराबर हो जाएगा टोटल, इसने बस वाले ने कितना लिया मान लो 5 मिनट का समय लिया, इसने कितना लिया कार वाले ने 6 मिनट का समय लिया और टोटल समय कितना है आपके पास 11, क्योंकि 11 घंटे में जा रहा कुछ बस से कुछ टोटल समय लग रहा है उसको 11 घंटे। अब यहाँ से देखो 6 5 11 यूनिट बराबर 11, उसमें क्या दे रहा 11 घंटे, 1 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इसको कितने लगे, इसको कितने लगे होंगे 5 घंटे, इसको कितने लगे होंगे 6 घंटे, ठीक है। इसको 5 घंटे लगे, इसको कितने लगे 6 घंटे। अब यहाँ से देखा 5 घंटे लगे 6 घंटे लगे इसको। अब कहाँ से अब आपको क्या क्या पता है दूरी पता करनी किसकी बस की दूरी पता करनी, बस कितनी चाल से चल रही थी 25 किलोमीटर के हिसाब से, 14 किलोमीटर के हिसाब से बस चल रही थी और कितने घंटे तक चली वो कितने किलोमीटर चल जाएगी पता चलेगी चलेगी। अब इसी को फॉर्मूला से कन्वर्ट कर लोगे क्या निकालना आपको, जैसे आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय
अब आपको क्या एग्जैक्ट पता चल गया, दूरी हमें पता है कितने समय दूरी को आपको निकालनी है, उसी फॉर्मूला से है आपका। अब दूरी निकालनी, दूरी कितनी है इसमें नहीं पता, चाल तो पता है किसकी निकालनी है आपको, बस की चाल कितनी है 14, और समय कितना लग रहा। अब आपने 14 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, 5 घंटे में चला रहे हो, कितने किलोमीटर कवर कर लोगे आप, 70 किलोमीटर। दूरी कितनी की आपने, 70 किलोमीटर कवर की किससे, बस से। तो ये निकालना था आपको, 70 किलोमीटर बस से निकालने से। बस से निकालने के बाद अब एक और चीज कह रहा आपको, अब उसने कह रहा बताइए उसने कितने प्रतिशत दूरी बस से तय की, कितने यहाँ से की 70 दूरी तय की, टोटल दूरी में से किसमें टोटल दूरी कितनी है 220 में से 70 तय की उसने, 220 गुणे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, और आप काटो कितना आ जाएगा, इससे काट लो, 2 से काटो तो 5 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 11, यहाँ से आपका आ जाएगा 7 350 बटे 11, 11 3 31, बचा कितना 11 ही कम, 11 बचा कितना आपको 9, 11 8 88, तो यहाँ से क्या है 31.8% आ जाएगा आपका आंसर, जी आपका आंसर आएगा कितना देखिए उसमें 7%। महिलाओं की संख्या का अनुपात से महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितना क्या 10%। अब यहाँ पे एक बात चीज है, ये मेल की है आपकी, ये आपका फीमेल है आपकी, और दोनों में क्या दिखाया गया आपको, इसमें भी वृद्धि, उसका मतलब समझोगे तो उसमें भी कैसा है आपका वृद्धि है, 7% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। और शहर की जनसंख्या इसमें क्या कह रहा है ओवरऑल, देखो अब यहाँ से टोटल ना महिला बताई ना पुरुष बताए, इसमें क्या कह रहा टोटल शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही 9.5% की वृद्धि, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 9.5% की वृद्धि। अब यहाँ से वृद्धि हो रही तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही, घटाओगे 0.5, यहाँ से घटाओ कितना आएगा 7 और 1 8 2, 2.5 आ जाएगा, तो दशमलव से दशमलव हट जाएंगे आपके, 5 कम 5 पचम 25, रेशो कितना बनेगा 1:5 बन जाएंगे। तो बताओ इसमें क्या है, मेल का रेशो निकल आया और यहाँ से फीमेल का रेशो निकल आया, ये मेल का है, ये किसका है आपका फीमेल का है। अब आपसे पूछा क्या है उसने, क्या कह रहा आपसे, तो अब इसमें बताओ महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी 1 के अनुपात में पुरुष की, यहाँ से महिलाओं की 5 के अनुपात में, तो टोटल कितनी है आपकी 1,20,000, 5 और 1 6, तो टोटल आपकी 6 यूनिट बराबर कितने हो जाएगी 1,20,000। अब इसको सॉल्व करोगे 6 से काटो, यहाँ से 1 यूनिट 6 से काटो 6 दूनी 12, 1 2 3 4 आ जाएगा, कितना है 1 यूनिट बराबर कितना आएगा आपका 20,000। निकालना क्या है आपको, इसमें पूछा है महिला और पुरुष की क्या बीच का अंतर, तो बताओ अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, अंदर तो 4 ही का है ना। अब अलग अलग भी निकालोगे तो बात एक ही है, एक की निकालोगे तो आपका 80,000 आया, इसका निकालोगे कितना आएगा 8 इसको 2 पंचे 10,000 आ जाएगा, 10,000 10,000 में से जैसे 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख में से आपका 20,000 घटाओगे तो भी आपको कितना निकाला है 80,000 निकाला है। यहाँ से बात डायरेक्ट अंतर का अंतर कितने का है 4 यूनिट का, यहीं से आपको निकाल देना 4 यूनिट का मान, 4 यूनिट बराबर बीचों के 80,000 आ जाएगा आपका, नोट करें आप, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। शहर की आबादी कितनी है, टोटल आबादी का मतलब क्या होता है, जनसंख्या होती नहीं होती आबादी, जैसे आप लोग कहते हैं सरकारी की आबादी इतनी है, तो शहर की आबादी कितनी है 15,000, ठीक। अब जब पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि 10% की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में क्या कह रहा है 5% की वृद्धि। चलो आपको ये चीज पता चल गई 10% की क्या है मेल में, मेल यहाँ से फीमेल, मेल में कितने परसेंट की कमी 10% की कमी। अब कमी है तो बस इसमें क्या कराओगे आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, कमी क्या रहा आपसे दोनों में, अब इसमें क्या कह रहा आपसे वृद्धि, वृद्धि कितने की है 5% की, वृद्धि 5% की हो जाएगी, तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि। तो आप क्या कह रहा है शहर की, अब आपको यहाँ से परसेंटेज पता है बताओ, नहीं ना पता, नहीं पता तो कैसे निकाल लेंगे। अब इसलिए कह रहा है देखो शहर की आबादी नहीं थी, ये क्या दे रहा आपको शहर की जनसंख्या दे रहा, अब शहर की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि 600 की वृद्धि हो रही, तो आपकी यहाँ 600 की वृद्धि किसमें से 15,000 में, तो ओवरऑल वृद्धि निकालने में कितने परसेंट की हुई 600 की वृद्धि कितने से 15,000 में से गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट 1 जीरो से 1 जीरो काट 15 का 15 15 चौके 60, कितने परसेंट की वृद्धि 4% की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई ओवरऑल, 4% की वृद्धि। 1 मिनट रुक जाओ ना आप, 4% कैसा आ रहा प्लस का आ रहा, ये कैसा है
माइनस का, तो माइनस का जो छोटा है ना आपका 4 से, ठीक है। माइनस का चीज छोटी है, ये प्लस में है, चीज प्लस की चीज हमेशा बड़ी होती है, माइनस की चीज कैसे छोटी हो जाएगी। तो ये क्या है आपका 5%। 5% तो दिया गया था, मेन चीज तो निकालना, कैसे निकाल दोगे। 600 की वृद्धि हो रही है, हमने आपसे पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 600 की वृद्धि हुई किसमें से, 15,000 में से, गुणे 100, तो आप यहाँ से निकालोगे 4% आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना कर लिया, तो 5 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, ये तो सीधा सीधा घटा लोगे। अब इसको थोड़ा आप घटाना, जब माइनस का 10 में से माइनस का 4 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 16, सॉरी 14, क्या आएगा, नहीं आएगा। ये बताओ, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ देखो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 में से माइनस का 4 घटाओगे, माइनस का 4 नहीं को घटाते हैं ना आप यहाँ से, जैसे आप यहाँ 5 में से 4 घटाते कितना आता, 5 में से 4 घटाते नहीं घटाते, ठीक है। मान लो इसको घटा लो थोड़ी देर के लिए, इसको हटाया आपने, 4 में से घटाया आपने, ठीक है। 4 में से किसको हटाया, माइनस का यहाँ पे पहले रहेगा, माइनस के 10 और आएगा, माइनस का 10 एक और आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब यहाँ से क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 4 प्लस 10 कितना बन जाएगा आपका, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14। 14 होगा आपका, माइनस क्योंकि माइनस का ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कहाँ अंदर होगा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो यहाँ से कितना बनेगा 14, तो क्या बन जाएगा, 1:14 क्या बन जाएगा, आपके रेशो बन जाएंगे आपके, ठीक है। 1:14 के रेशो बन जाएंगे। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या बताना है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000, कितने निकले, 4 और 1, 14 और 1, 15। तो 15 यूनिट बराबर कितना दे रहा, 15,000। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। निकालना क्या है आपको, पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 1। पुरुषों की जनसंख्या आपको निकालोगे, पुरुष की जनसंख्या कितनी है आपकी, जनसंख्या है आपकी 1,000, क्या आ जाएगा आपका, एक रीजन को मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1,000। ये क्या हो जाएगा आंसर। एक परिवार की आय में कितने परसेंट की वृद्धि, 6% की वृद्धि, तो एक कमी हो रही है। और इसके व्यय में कितने परसेंट की कमी, 8% की कमी हो जाती है। और इसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी परिवार की आय और व्यय का अनुपात बताना है। देखिए आप सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो इसी से अब अगर एलिगेशन से लगाते इसको, तो खर्च, यहां से खर्च परसेंटेज प्लस यहां से आपको बचत, वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है इसके साथ में, आपके साथ में लगा है वृद्धि या फिर कमी। यहाँ पे भी क्या होगा आपका, या तो वृद्धि होगी या फिर आपकी कमी होगी, ठीक है। अब यहां से जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, अब यहां से आय, आय में वृद्धि या कमी, आय परसेंटेज निकलेगा, जो क्या निकलेगा, वृद्धि या फिर कमी। और यहां से जो निकलेगा वो किसके रेशो निकलेंगे बताए, खर्च का रेशो, और यहां से आपके बचत का रेशो निकल आएंगे, आपके खर्च और बचत के रेशो। तो आप देखो इसमें एक परिवार की आय में 6% की कमी होती है, तो कमी का मतलब माइनस का 6%, ठीक है। किसमें है जी, आय में कह रहा है आपसे, ठीक है। एक परिवार की आय में 6% की कमी होती है, तो आय कहाँ रखेंगे आप, इसमें आय में 6% की कमी, आगे बढ़ो। व्यय में 8% की कमी, तो आपने थोड़ी देर के लिए व्यय यहाँ पे रख लो, व्यय में कितने परसेंट की क्या रखोगे, 8% की क्या रहा कमी, माइनस का 8% रख लोगे, ठीक है। और उसकी बचत में ये क्या है, उसका व्यय, व्यय का मतलब समझते हो क्या है, व्यय मीन खर्च करना, और ये क्या है आपकी इसकी बचत, बचत कितनी कह रहा है आपको, बचत 4% की क्या कह रहा है इसमें, वृद्धि। तो आप यहां से देखो अब इसको, 4 से कैसा है जी, बताओ 4 से कैसा है, छोटा है। और इस माइनस का 8 और माइनस का 6 में से कौन बड़ा है बताओ, माइनस का 8 और माइनस का 6 में से कौन बड़ा है, माइनस का 6 बड़ा है, ठीक है। अब जब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा है, बड़े में से छोटे घटाओगे 4, माइनस माइनस का 6,
और जब छोटे में सब किसको हटाओ, माइनस का 8, सॉरी माइनस का 6, छोटे में से बड़े को हटाना है, माइनस का 6, माइनस अपने आप में आ जाएगा, माइनस का एक 8 अपने साथ में लेके चल रहा है, माइनस का 8 रेशो बनेगा। अब यहाँ से कितना बनेगा, 4 माइनस माइनस प्लस 6 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जो माइनस तो है ही है, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 2। तो रेशो कितने बन जाएंगे, 2 एकम 5 एकम, 2 से काटो तो 5 10, 5 अनुपात 1, रेशो कितना बनेंगे, 5 अनुपात 1। किसका रेशो है, 5। आप कहोगे बे का, बे मतलब क्या है, खर्च। और ये किसका है, ये किसका है, बचत का। आपने कहोगे निकाले हैं, बचत की रेशो है, ये खर्च का है और ये बचत का। अब उसने पूछा क्या है आपसे, तो उस परिवार की आय और व्यय, व्यय मीन्स खर्च, तो व्यय कितना है इसका, 5। बताओ अगर व्यय खर्च, व्यय अगर 5 है, 5 अगर व्यय करता है, एक क्या करता है, बचत करता है, उसकी आय कितनी होगी, 6 होगी आय। तो इसका क्या बन जाएगा, आय अनुपात, आय अनुपात बचत, बचत पूछा, बचत कितना आ जाएगा, आय का अनुपात कितना निकलेगा, 6। कैसे 6, 5 प्लस 1 अनुपातें, यहां से बचत कितनी दे रहा है इसमें, 5, तो 6 अनुपातें 5 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां से वह हो गया, यहां से बचत, तो यहाँ पे जो क्या आएगी आपकी आय आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्यय कितना क्या रहा, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है ओनली, 25% की वृद्धि, तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रहा, 25% की वृद्धि। आगे आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी व्यय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। क्लियर। अब यहां से देखें आप, और इसमें क्या कह रहा है आपका, ये अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 65% क्या करता है, खर्च। खर्च का मतलब वह है, वह कितना करता है, 65%। 65 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर 65% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 35%। टोटल 100% होती नहीं होती। देखो यहां से, अगर खर्च उसका 65% है तो बचत कितनी होगी, 35%। कैसे, 100 माइनस 65, टोटल 100 होती है आय, 65 आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आप कितने रेशो में तोड़ोगे इसको, तोड़े इसको, 5 से काटे 5 सत्ते 35, यहां से 13 कितना आएगा, 13 अनुपात 7। बट आपको 13 अनुपात 7 तो दिया था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा। अब इसके ऊपर बताओ क्या आएगा, 20 में 25 में से 20 घटाओ कितना है, निकालना तो आपको यही है ना, ये निकालना आपको। तो यहां से घटाओ कितना आएगा, 5, यहां से 5 आ जाएगा। और यहां आपको क्या करना है, पता, ये भी आपको पता नहीं है, तो यहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा आपका कितनी वैल्यू निकलेगी। तो देखें, अब यहां से 5 है, तो 5 की 5 आपको क्या पता है, यहां से 13 और क्या पता है, 7, 2 यूनिट पता है जी। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5/7। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू 5/7, और यहां से 13 की वैल्यू 13 यूनिट बराबर 5/7 गुणे 13, 13 पना 65/7, क्या बन जाएगा, 65/7। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, 65/7, 65/7%। या फिर इसको सॉल्व कर लो, हम तो कहते हैं इसको और सॉल्व कर लो, 7 से काट लो, पूरा पूरा कट जाए, 7 से काटे 7 नाम 63, बचा कितना 2, यहाँ पे बिल का 0 लगाओगे, 7 दूनी 14। फिर क्या करोगे आप, 7 दूनी 14, फिर कितना आएगा, 6 बचेगा, फिर 0 7 56, बचेगा कितना 4। ठीक है, बचेगा 4, 7 7 पना 35, कितना है, कटता चला जाएगा 9 से, यहां से नहीं आएगा, 9 पॉइंट आएगा आपका, 9.285 के समथिंग समथिंग आपको बढ़ता चला है, क्योंकि कटेगा भी आपका जी आगे। ठीक है,
तो आप यहाँ से क्या करोगे, 20 में से घटा लोगे। अब यहाँ से कैसा है देखो, आप यहाँ से 25 कैसा लिखा है, बड़ा लिखा है। अगर 25 बड़ा लिखा है तो ये कैसा होगा, छोटा होगा। छोटे के लिए किस में से घटा, 20 में से घटाओगे आप। 20 में से अगर इसको 9 घटाएंगे, 20 माइनस 9.285 घटाओगे, कितना है 11। 11 तो कितना है 10.8 के समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका परसेंट। क्या आएगा यहाँ से 10.8% के समथिंग निकल आएगा। अब जिसका आपने देखा होगा यहाँ से आज क्वेश्चन करने अपने औसत की, एवरेज चेक करें, ठीक है, औसत से करना है। यहाँ पे आपको दोनों में क्या रहा, औसत दे रहा गया, तो आपको औसत मिलेगा दोनों में। औसत यहाँ से औसत, यहाँ आपको मिलेगा ओवरऑल औसत। और यहाँ आपको क्या मिलेंगे, आपको संख्याएं मिलेंगी, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखें आप, अब यहाँ क्या है दोस्त, कक्षाओं m और n के औसत अंक कितने हैं। औसत अंक यहाँ से देखना, औसत अंक कितने का 25, और यहाँ से कितना है आपका 40, ठीक है। जो औसत आपको औसत दे रहा है, औसत अंक 25 40 है। जो समग्र औसत कितना दे रहा है, समग्र औसत दोनों को मिला के औसत कितना दे रहा है आपको 30, समग्र औसत 30 है, ठीक। तो कक्षा m तथा n के छात्रों का औसत, तो औसत निकालने के लिए अब क्या निकालते, कक्षा m, जी m कक्षा थी, जी क्या थी n, तो जी क्या निकलेंगे छात्रों के औसत। औसत जो निकलेंगे इसमें से घटाओ कितना आएगा 10, यहाँ से 5, तो आप 5 से कितना आएगा 2 अनुपात 1। यही आपसे आंसर पूछा उसने, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। देखिए इसको 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, देखिए पुरुष तथा महिला कर्मचारी दे रहा आपके यहाँ से, कह रहा पुरुष कर्मचारियों का क्या कह रहा है आपको जी दे रहा औसत आयु कितने दे रहा है इसमें 42 वर्ष, और दूसरे महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितने दे रहा आपको 41 वर्ष। और यदि कंपनी में सभी कर्मचारी, इसमें क्या दिया आप, क्या सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 41 वर्ष और 9 महीने, 41 वर्ष 9 महीने। तो इसको घटाएंगे आप, 41 में से आप 41 वर्ष 9 महीने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41 वर्ष 9 महीने में से 41 घटा दो, कितने बचेंगे 9 महीने बचेंगे, 9 महीने जो बचेंगे। अब यहाँ से कितने महीने बचेंगे आपके, आपका हुए 3 महीने। ये कैसा है 41 वर्ष 9 महीने, 9 महीने 3 महीने और आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 42 वर्ष हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आपको। इसे 41 वर्ष जी है, अभी 9 महीने और लगे उसमें, 41 वर्ष 9 महीने 3 महीने आने के बाद वो क्या 42 वर्ष बन जाएगा, नहीं बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना महीने आएगा 3 महीने। और इसको रेशो तोड़ोगे कितना आ जाएगा रेशो में, इसको बटे में बदलोगे तो बटे में 12 आएगा, बटे में 12 आ जाएगा तो बात एक ही है। तो रेशो कितना बन जाएगा 3:1, ये रेशो बन जाएगा 3:1। तो ये क्या है 3:1 बताएं, संख्या निकलेगी आपकी जी, किसकी संख्या, अच्छा पुरुष दे दे चाहे महिला दे दे चाहे बच्चे दे दे, यहाँ से पुरुष और महिला की संख्या निकली कितनी है 3 और 1 4, और टोटल संख्या कितनी थी उसने 600। तो 4 यूनिट बराबर कितना दे रहा आपको 600 कर्मचारी है ना टोटल, महिला या पुरुष, ये महिला का रेशो निकला है, ये किसका, ये पुरुष का निकला, ये महिला का निकला। तो 1 यूनिट बराबर 600 बटे 4, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 150, ठीक है। आगे तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछे, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसमें, एक यूनिट का मान निकालना है आपको, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150, 1 यूनिट बराबर आपको क्या आ जाएगा 150, बताएं। लेकिन फिर भी देखो इसी देखो, अब इसमें कह रहा 21 आंकड़ों का औसत कितना दे रहा 36, इसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना दे रहा। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था, ऊपर क्या लिखेंगे आप औसत लिखेंगे, कितना दे रहा पहले 12 का औसत कितना दे रहा 15, तो आपने लिखा औसत 15, और आपको शेष औसत दूसरा वाला क्या औसत निकालना है, ठीक है। और ओवरऑल औसत कितना दे रहा आपको 36। अब 36 किसका औसत है, अब 36 में से कैसा है आपका, ये टोटल है पूरा, टोटल कितने का है 21 का है,
जो टोटल 21 का है, 21 में से कितने संख्या का औसत है? 15। बताओ, 12 का है, जो 21 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा आपका? ना 12 लिखेंगे, 12 तो आप 12 ही बार आ जाएगा। 12 संख्या का औसत कितना है? 15। और शेष संख्या का औसत क्या होगा? इसमें तो घटा देंगे आप, संख्या कितनी बचेंगे? टोटल संख्या अगर 12 है, 12 आंकड़े हैं, यहाँ पे कितना है? टोटल 21 आंकड़े हैं, तो इसमें से पहले का 15 कितना है? 12 का 15 है, बचेगा कितना होगा? जितना भी होगा x होगा, तो यहाँ से घटाओ कितना? 9। 12 9 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 3 से, 3 छो के 12, 3 त्रिका 4 अनुपाते 3 बन जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है आपको? 4 अनुपाते 3 बना लिया। किसका मान निकालना है आपको? इस x का मान निकालना है 9 आंकड़े का, तो इसी वाले का निकालना है 9 आंकड़े का। कैसे करते थे आप? 36 बराबर इसको मल्टीप्लाई, इसमें 15 गुणे 4 प्लस यहाँ से 3 गुणे x बटे कितना? 4 3 7। अब यहाँ पे करोगे 36 गुणे 7 बराबर 15 चौके 60 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 7 42 की, तो 4 हाथ से 7 के 4 25 बराबर आपको कितना जाएगा? 60 प्लस 3x। 252 में से अब 60 घटा दोगे, कितना आएगा? 3x। अगर 60 घटाओगे तो 2, 15 में से 6 कहीं 9 आएगा, या कितने? 192 बराबर 3x। 3 से काटो तीछंग, तीछंग 18 बचा 1, 3 चौके 12। x बराबर कितना आएगा आपका? 64। 64 हम कौन सा क्या 184 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब इसमें कह रहा है 80 छात्रों, छात्र कैसे है? 80 है। एक कक्षा में ग्रामीण भी है और क्या है उसमें? शहरी। का अनुपात कितना दे रहा है? 5 अनुपात 3। ठीक है, अब जी किसका अनुपात है? औसत का अनुपात है नहीं, बताएं। औसत का तो अनुपात है नहीं आपका जी, कि कहा जाए छात्रों का अनुपात है, जिसमें शहरी छात्रों का अनुपात कितना है? 5, और ग्रामीण छात्रों का अनुपात कितना है? 3। औसत नहीं है आपका। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक जी दे रहा आपको, देखो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40%। अब देखें तो आप पहले माने आपने शहरी और यहां से ग्रामीण, ठीक। अब शहरी, अब क्या कह रहा? शहरी छात्रों के औसत अंक से, किससे? शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक थे। कौन थे? ग्रामीण वाले थे। अगर शहरी मान लिया हम 100, 40% है तो जी कितने हो जाएंगे? 140 होंगे, नहीं होंगे? बताओ। देखो अब कहता है यहाँ से देखना, शहरी छात्रों के औसत अंक, शहरी छात्रों के औसत अंक, देखो शहरी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 100। शहरी छात्रों के औसत अंक किससे कितने? 40% अधिक थे। कौन? ग्रामीण। तो जी अगर 100 तो जी कितने होंगे? 140। ऐसा कह रहा है आपसे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर, इनको थोड़ी सही कर लो और इसमें लिख लो। यहाँ पे आप काटोगे तो 20 पंचे 100, यहाँ से और यहाँ से आपको काटोगे इससे कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ पे कौन से फिक्स वैल्यू है, तो इनको क्या मान के चले आप? एक्स मान के चलो, ठीक है। एक्स मान के चलो, आपने एक्स मान के चला। अब आगे देखो, 80 छात्रों के मैं एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण छात्रों का अनुपात, किसका अनुपात है? संख्याओं का अनुपात है जी आपका। तो जो आपके यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा आपको? अनुपात किसका? 5 अनुपाते 3। किसका निकला है आपका जी? शहरी और ग्रामीण का। और यदि सभी छात्रों के औसत अंक कितने दे रहा? सभी छात्रों के औसत अंक कितना है? 69। बता 69 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे सभी छात्रों के औसत अंक। अब यहाँ पे आपको घटाना हटाना है नहीं, क्योंकि घट नहीं पाएंगे जी। आप बताओ, घटने तो है नहीं, क्योंकि 7x में से 9 घटाओगे तो 9 69 माइनस 7x लिखोगे। तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे सॉल्व कराना है आपको। सॉल्व कैसे कराएंगे? जैसा आप करते थे। 69 बराबर यहाँ से 5x गुणे 5 प्लस 7x गुणे 3 प्लस इन दोनों को जोड़ देते 5 3 5 प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा जी? 8। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 8 9 72 की, तो कितना आ जाएगा? 7। अब फिर करेंगे 8 6 48, 48 7 55, कितना आया? 500। मामा निकल आएगा यहाँ से पचम 25x प्लस का 7 21x। ठीक है, 7 21x, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 25 21 आपका आ जाएगा 46x। आएगा नहीं आएगा? 46x बराबर कितना आएगा? 552। ठीक है,
तो आपको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 552/40। अब देखो काटो इसको, अगर 23 से कट जाए तो सही है, ठीक है। तो इससे कटना पूरा पूरा कितना आ जाएगा, x बराबर 12, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 12, सॉल्विंग करोगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या था आपसे, हाँ, तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक, किसका पूछा, ग्रामीण छात्रों के औसत अंक। औसत अंक कौन से होते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाले, बताएं। औसत अंक ये होते हैं कि ऊपर वाले, औसत अंक, औसत एवरेज हमने कहा ऊपर लिखा जाता है हमेशा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे आते हैं। कितना, इसी 7x की वैल्यू निकालनी, 7x, 7 गुणे 12, x का मान कितना निकला 12 62, 84, यहाँ से कितना आ जाएगा 84, कितना है औसत ग्रामीण का 84 है। ए और बी के छात्रों की संख्या है, क्या कह रहा है इसमें, संख्या किसकी, छात्रों की। छात्रों की संख्या कितनी है 40 और 52, बिल्कुल सही। अब ए है और क्या है बी है, सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर कितना है, क्या कह रहा है इसमें, देखो आपको सभी छात्रों के, तो सभी छात्रों के औसत स्कोर 75 है। बेटा शांति से देख लो क्वेश्चन, सबका आ गया आंसर, आ गया आंसर सबका, छोड़ देना करवाएं, देखो ना बेटा बता तो रहे हैं। यदि ए में छात्रों का औसत, देखो शांत रहो, अब शांत होकर देख लो, यदि ए में छात्रों का औसत अंक कितना है, बी के छात्रों के औसत अंक से, क्या कह रहा है यहाँ से, औसत अंक से, तो औसत हमेशा कहाँ पे आता है, ऊपर आता है। तो औसत ऊपर देखना है आपको, तो कितना है अधिक, कितने से, बी में से छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। किससे अधिक है, बी से अधिक है, कितना, अब यहाँ जगह इसका 100 है तो कितना है इसका 120। कह रहा है ए में छात्रों का औसत अंक बी में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, इसका 100 है तो इसका कितना होगा 120। अगर इसको सही करके लिखो कितना हो जाएगा आपका, अब इसको काटोगे तो 20 से काटो दो, यहाँ से x, यहाँ से कितना आएगा 5x। अब देखें ओवरऑल कितना दे रहा था आपको 75, दिया ही दिया, और यहाँ से छात्रों की संख्या का औसत कितना दे रहा 40/52, संख्या है 40/52। अगर इसको रेशो में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 4 से काटो 4 धाम 40, और 4 से काटो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 4 ती 12 13 चौके 52, 10/13, बस सॉल्व कर लो। 75 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 10 छक्का 60x प्लस 13 65x बस बटे 13 10 23, तो 75 गुणे 23 बराबर, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 6 से 12 100, 125x आ जाएगा। अब 5 से काट लो इसको, 25 से काटो 25 थी 75, 25 पंचे 125, 23 थी 69 बराबर, यहाँ से 5x, x बराबर कितना आएगा 69/5। पूछा क्या है उसने, बी में छात्रों का औसत स्कोर, क्या पूछ रहा है, औसत स्कोर बी में, तो बी में कितना है आपका 5x, तो इसकी वैल्यू 5x का मान निकालना है, 5x 5 का मान पता है आपको, x का मान पता है, तो कितना 69/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 69, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट जिसका गेंदबाजी औसत कितना दे रहा 12.4, पहला 12.4 क्या दे रहा था, औसत दे रहा था, आपने औसत लिखा 12.4 औसत। दूसरे में कह रहा है 26 रन देकर कितने विकेट लेता है 5, अगर 26 रन देकर 5 विकेट लेता है इसके एवरेज कितना आ जाएगा, बताया मैं आपको कितना आ जाएगा। आप यहाँ से अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, 26 दूनी 52/10 कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा इसका, ठीक है 5.2। तो दूसरे का एवरेज कितना निकला 5.2, इसको लिख लो आप ऐसे, बॉलिंग औसत बराबर कुल रन बटे कुल विकेट, ठीक है। बॉलिंग एवरेज कितना है आपका पता नहीं, निकालना है, रन कितने दिए उसने 26/5, कितना आ जाएगा आप इसे सॉल्व करोगे 5.2 रन प्रति विकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े आगे, तो उसकी औसत में कितने की कमी हो जाती है
0.4 कम हो जाता है। तो 12.4 में से आप कम करोगे कितना? 0.4 कम कर लो, कितना बचेगा यहाँ से? बताओ, 12 बचेगा। 12.4 में से 0.4 कम करोगे कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। अब यहाँ से देखें आप, तो ये किसका निकल के आएगा? विकेट निकल के आएंगे, विकेटों की संख्या। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 6.8। ठीक है, 6.8 इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0.4। ठीक है, अब यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा आपका। ठीक है, 4 से काटो इसको, 4 से कट जाएगा। 4 से 4 एकम 4 बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4, 17 चौके 68। कितना आ जाएगा? 17 अनुपात 1। क्या आया जी? विकेटों की संख्या। इससे घटाओगे ना आप, 12 में से 7.5, 12 में से 5.2 घटा लोगे, आप निकल आएगा 17 अनुपात 1। अब यहाँ पे पढ़ो क्या क्या दिया गया। 26 रन देकर कितने विकेट लेता है? 5 रन देता है। तो 5 किसकी वैल्यू है? इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है? 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो। टोटल रन कितने, टोटल विकेट कितने लिए इसने? कुल विकेट, कुल विकेट कितने हो जाएंगे? 17 और 1 18। 18 यूनिट का मान निकालना है। 18 गुणे 5, 18 पंचे 90। क्या हो जाएंगे? 90 विकेट लिए। आगे पढ़ो क्या कहता है। उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात करना है। बता, रन ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? रन। अब यहाँ पे देखना है आपको, कुल विकेट कितने? 18। कुल विकेट कितने निकला है? 90 विकेट निकला है। उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात करना है। रन कितने बनाए गए थे उसके पहले वाले में? देखो, यहाँ से आपको कितने निकली थी? 5 की वैल्यू, यहाँ से 7 के 17 की वैल्यू निकालो। 17 यूनिट बराबर 17 बना, 17 गुणे 5 कितने निकलेंगे? 85 विकेट झेलिए इसने। ठीक है, अब क्या करें? तो बॉलिंग औसत, औसत बराबर कुल रन बटे कुल विकेट। ठीक है, कुल रन कितना दे रहा है आपको नहीं पता। कुल रन आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, और आपको क्या बॉलिंग एवरेज तो पता है कितना? 12 बराबर कुल रन आपको पता नहीं, तो मान लिया आपने क्या है? x। ठीक है, और बता टोटल विकेट तो पता चला, कुल विकेट कितने लिए थे? 90। 90, तो x बराबर कितना आएगा? 1 नंबर 108, 1080 आपके रन आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा?